अरमानों पर आज पूरा पानी फिर दिया उन्होंने। लेकिन मैं उन लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि अभी थोड़ा दिल थाम करके बैठे, इतनी जल्दी निराश और गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। ये मायावती है, बेहतरीन रणनीतिकार, जरा हार्ड बार्गेनर हैं वो। उनके सामने परीक्षा देने वाले अच्छे अच्छे लोग फेल हो जाते हैं, लेकिन ये परीक्षा की घड़ी खुद उनकी भी है। उन्हें अपने समाज को बचाना है, अपने समाज को ये स्वाभिमान उनके भीतर जगाना है कि जब वो दिल्ली के लाल किले से कभी तिरंगा फहराएंगे तो उनका समाज क्या महसूस करेगा। लेकिन आपको 2-3 दिन पहले ही एक खबर मिली कि तेलंगाना में उन्होंने बीआरएस के साथ गठबंधन किया है। बीएसपी और बीआरएस मिलकर के उन्होंने चुनाव लड़े। इसका मतलब है कि पहले ट्वीट में जो लिखा जा रहा है वो असल में सही नहीं। वो कहीं गठबंधन करेंगे। लोग तीसरे मोर्चे की तरफ इशारा करने लगे थे और ये आशंका जाहिर करने लगे थे कि मायावती ओवैसी के साथ कोई तीसरा मोर्चा बना सकती हैं, यानी जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बीजेपी के बी टीम की तरह काम करते हैं। हालांकि मैं हमेशा इस बात के खिलाफ रहता हूं, लेकिन आपको 2-3 दिन पहले ही एक खबर मिली कि तेलंगाना में उन्होंने बीआरएस के साथ गठबंधन किया है। बीएसपी और बीआरएस मिलकर के उन्होंने चुनाव लड़े। इसका मतलब है कि पहले ट्वीट में जो लिखा जा रहा है वो असल में सही नहीं। वो कहीं गठबंधन करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आज 9 मार्च है। आज की तारीख को एक बड़े ऐलान की उम्मीद की जा रही थी। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे, यहां तक कि मेरे खुद अंदरूनी सूत्र ये कह रहे थे कि आज कोई बड़ा ऐलान होगा। मायावती यानी बहन जी आज इंडिया अलायंस में शामिल हो सकती हैं। उसका ऐलान श्रीमती सोनिया गांधी कर सकती हैं और यह भी हो सकता है कि सोनिया गांधी मायावती को इंडिया अलायंस के फेस के तौर पर भी घोषित करें। लेकिन आज मायावती की तरफ से 2 ट्वीट आए। पहले ट्वीट में उन्होंने उसी बात को दोहराया कि हम पूरे देश में पूरे दमखम के साथ अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और नंबर 2, उत्तर प्रदेश के बारे में उनका ट्वीट था कि तमाम विपक्ष के लोग ये उम्मीद लगाए हैं कि बीएसपी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, बहुजन समाज के लिए चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल ये है, इस ट्वीट में कितने पेचोखम हैं और क्या इसका प्रभाव होने जा रहा है आने वाले लोकसभा चुनाव पर, भारत की राजनीति पर, और मैं समझता हूं कि उससे बड़ा प्रभाव इस देश के भविष्य पर और सबसे ज्यादा प्रभाव इस देश के बहुजनों पर, जिनके बारे में खुद मायावती कह रही हैं कि बहुजन समाज के लिए वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। पहला ट्वीट जो उनका है, जरा पहले उसका पोस्टमार्टम करते हैं और उसके बाद फिर दूसरे पर आते हैं और उन संभावनाओं को भी अभी टटोलेंगे। और मेरा तो अभी भी अनुमान है कि वो इंडिया अलायंस के साथ आएंगी। मैंने कल ही कह दिया था, क्योंकि हमारे अंदरूनी सूत्र ये भी कह रहे थे कि अभी बात बनी नहीं है। 8 से 10 सीटों पर मामला अटका हुआ है और वो ऐसी सीट हैं जहां पर मुस्लिम बाहुल्य है। उन सीटों पर भी मायावती अपने कैंडिडेट उतारना चाहती हैं और इससे अखिलेश यादव ने इनकार कर दिया है। इसीलिए आज ये ट्वीट आया है। तो पहली बात तो यह है कि इस ट्वीट को संभावनाओं के खत्म होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन जब ट्वीट आया है तो उसका पोस्टमार्टम होना जरूरी है, उसकी व्याख्या और उसका विश्लेषण होना जरूरी है। और इसीलिए मैं हाजिर हुआ हूं, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि जिन सूत्रों के हवाले से मैं आप तक ये खबर लेकर के आया था कि 9 तारीख को कोई बड़ा परिवर्तन, कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, तो मैं आज ये भी बताऊं कि अभी गुंजाइश कितनी है और अगर इंडिया अलायंस में मायावती नहीं जाती है, बीएसपी नहीं जाती है, तो उससे किसके अरमान छलनी होते हैं।
कौन खुशी मनाएगा और किसकी नजरें होंगी मायावती के वोट पर। इसलिए बड़ा धैर्य के साथ इस वीडियो को अंत तक आप देखिए। मैं एक एक करके उन तमाम परतों को खोलने जा रहा हूं। तो पहला मैं उस ट्वीट का पोस्टमार्टम करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि हम पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपको 2-3 दिन पहले ही एक खबर मिली कि तेलंगाना में उन्होंने बीआरएस के साथ गठबंधन किया है। बीएसपी और बीआरएस मिलकर के वहां चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब है कि पहले ट्वीट में जो लिखा जा रहा है वो असल में सही नहीं है। वो कहीं गठबंधन करेंगे, लेकिन दरअसल उसमें एक दूसरी बात जो मार्के की है वो ये है कि लोग तीसरे मोर्चे की तरफ इशारा करने लगे थे और ये आशंका जाहिर करने लगे थे कि मायावती ओवैसी के साथ कोई तीसरा मोर्चा बना सकती हैं, यानी जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बीजेपी के बी टीम की तरह काम करते हैं। हालांकि मैं हमेशा इस बात के खिलाफ रहता हूं। किसी भी पार्टी को बी सी टीम कहना डेमोक्रेसी में पहली बात तो ठीक नहीं है। हर पार्टी को अपने हिसाब से चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन कई बार किसी पार्टी का चुनाव लड़ना किसी दूसरे के लिए हितकारी हो जाता है और इसीलिए इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। ओवैसी पर भी आरोप लगते हैं, मायावती पर भी आरोप लगते हैं, लेकिन मैं उन आरोपों को कतई स्वीकार नहीं करता जो मायावती पर आरोप लगते हैं। व्यक्तिगत तौर पर मैं जितना उनकी राजनीति को पढ़ता समझता हूं, जितना देखा है, इसलिए तो वो कहीं गठबंधन कर रही हैं और फिर जब ये कह रही हैं कि हम कहीं भी गठबंधन नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि अभी गुंजाइश बाकी है। हां, ये जरूर है कि ये बहुत स्पष्ट उन्होंने कह दिया है कि कोई तीसरा मोर्चा नहीं बनने जा रहा है। इसके भी संकेत समझिएगा, तीसरा मोर्चा कोई बनने नहीं जा रहा है। तो ओवैसी और मायावती एक साथ नहीं आने जा रहे हैं, बल्कि वो ये कह रही हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। लेकिन जब तेलंगाना में वो गठबंधन कर चुकी हैं, इसका मतलब है कि अभी कुछ संभावनाएं बाकी है। नंबर 2, दूसरे ट्वीट की तरफ जरा आते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत के साथ वो अकेले चुनाव लड़ेंगी बहुजन समाज के लिए। अब यहीं से मेरा वो सवाल शुरू होता है कि ये जो ट्वीट आया है, इस ट्वीट ने किन लोगों के अरमानों पर पानी फेरा है। ये मसला सिर्फ एक पार्टी का नहीं है, ये चुनाव केवल गठबंधन के मसले का नहीं है, ये चुनाव उसी बहुजन समाज के लिए युगांतकारी साबित होने जा रहा है। ये चुनाव उसी दलित समाज के लिए, वंचित पिछड़ा समाज के लिए, जिसकी लीडरशिप एक समय मायावती के हाथ में रही। तो आज सच्चाई यह है कि उसके अरमानों पर पानी फिरा। चारों तरफ निराशा, गुस्सा और ट्वीट दर ट्वीट अगर आप पढ़ेंगे तो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं लगातार मायावती से कि आपको इंडिया अलायंस में आना चाहिए। यह सिर्फ व्यक्तिगत आपका मामला नहीं है, यह सिर्फ बीएसपी का मामला नहीं है, यह उस पूरे बहुजन समाज का मसला है। उसके लिए उस संविधान की रक्षा का सवाल है, लोकतंत्र को बचाए रखने का सवाल है। वरना प्रधानमंत्री वो हैं जिनके आर्थिक सलाहकार के परिषद के अध्यक्ष ही कह चुके हैं कि संविधान बदला जाना चाहिए। जिस तरह से आरक्षण को छलनी किया जा रहा है, दलितों पर उत्पीड़न हो रहा है, आदिवासियों के मुंह पर पेशाब हो रही है, किसान पर हमले हो रहे हैं पुलिस के जरिए, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, उस देश में आने वाले चुनाव की सूरत क्या होने जा रही है, उसका भविष्य क्या होने जा रहा है, ये पूरा बहुजन समाज महसूस कर रहा है। और इसीलिए आज उसके भीतर एक बेचैनी है और 9 तारीख का वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन मायावती के इस ट्वीट ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया है। और जिधर फूल बरसाए जा रहे होंगे, मन में बहुत आकांक्षाएं होंगी, बहुत खुशियां होंगी, वो वही खेमा होगा जिसको भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। आप एनडीए भी कह सकते हैं,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली होगी, जिन्हें यह लगता है कि मायावती की अपनी ताकत कमजोर हो गई है। वो इस दरमियान, एक सप्ताह के दरमियान ये देख चुके हैं कि उनकी ताकत भले ही कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन अगर वो प्लस होती हैं, कांग्रेस के साथ जाती हैं, अलायंस के साथ जाती हैं, सपा के साथ जाती हैं, तो वो दोगुनी तिगुनी ताकत के साथ इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करेंगी, अलायंस को मजबूत करेंगी, वो केमिस्ट्री जोड़ेंगी, वो साइकोलॉजिकल एक पूरा मूवमेंट खड़ा करेंगी। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी की उन तमाम नैरेटिव के सामने जैसे ही मायावती के इंडिया अलायंस में शामिल होने की चर्चा हुई, सारे नैरेटिव फेल हो गए। यह है मायावती की ताकत, यह है उनका वजूद। और जो लोग ये कहते हैं कि वो डर गई हैं, मैं बार बार कहता हूं कि मायावती को कोई डराने वाला पैदा नहीं हुआ। क्या अमित शाह, क्या नरेंद्र मोदी, अगर उनको हिम्मत है तो वो जरा कुछ करके दिखा दें, क्योंकि मायावती की ताकत वो बहुजन समाज है। भले ही उसमें से एक बड़ा हिस्सा अब निकल चुका हो, लेकिन वोट के मामले में उनके प्रति जो भावनाएं हैं वो आज भी उसी तरह से हैं। वोट देना एक अलग मसला है। कई बार लोग अपनी जाति और अपने प्रतिनिधि, अपने नेता, इस सबको देखने लगते हैं, लेकिन जैसे ही मायावती की बात आती है सारे लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। उनको छूने का मतलब है कि इस देश में एक आंदोलन नहीं, क्रांति को जन्म दे देना। इसलिए वो हिम्मत नहीं है। जो लोग कहते हैं कि जेल जाने का डर है, मायावती को जेल भेजने का सपने में भी मोदी और अमित शाह नहीं सोच सकते। इसलिए वो भी बुझा। और यही वजह है कि वो बहुजन समाज जिसकी बात मायावती कर रही है, जो समाज मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, जो ये चाहता है कि वो बाबा साहब और कांशीराम के सपने को पूरा करें, दिल्ली के लाल किले से वो तिरंगा फहराएं, वही समाज आज बेहद निराशा में है। वो निवेदन कर रहा है, कहीं कहीं वो गुस्सा भी है, और वो चाहता है कि इंडिया अलायंस में मायावती आए, और उसके अरमानों पर आज पूरा पानी फिर दिया उन्होंने। लेकिन मैं उन लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि अभी थोड़ा दिल थाम करके बैठिए। इतनी जल्दी निराश और गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। ये मायावती हैं, बेहतरीन रणनीतिकार, जरा हार्ड बारगेनर हैं वो। उनके सामने परीक्षा देने वाले अच्छे अच्छे लोग फेल हो जाते हैं, लेकिन ये परीक्षा की घड़ी खुद उनकी भी है। उन्हें अपने समाज को बचाना है, अपने समाज को ये स्वाभिमान उनके भीतर जगाना है कि जब वो दिल्ली के लाल किले से कभी तिरंगा फहराएंगे तो उनका समाज क्या महसूस करेगा। वो जो स्वाभिमान बाबा साहब अंबेडकर ने अपने विचारों के जरिए महसूस कराया, उसको प्रैक्टिकली वो देखना चाहता है। और वो चाहता है कि इस देश की दलितों की वो आयरन लेडी तिरंगा फहराए तो उनका सीना 56 इंच का न सही लेकिन चौड़ा तो हो ही जाए। ये वो समाज चाहता है। इसलिए आप सबकी अपील को मैं अपने जरिए बहन जी तक, आकाश आनंद तक, बीएसपी के तमाम लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि जरा विचार करिए, जरा ट्वीट उठा करके देखिए लोगों के, सोशल मीडिया पर लोगों को देखिए, उनके चेहरे जरा देखिए कि आज आपके ट्वीट से वो कितने निराश हुए हैं। बीजेपी के खेमे में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में जश्न मनाने का मौका मत दीजिए। और मुझे लगता है कि मायावती इस बात को समझ रही होंगी। जब हम तमाम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि मायावती का एक साथ आने का मतलब क्या है, और अगर वो अकेले चुनाव लड़ती हैं तो फिर नजर किसी और की भी है। अमित शाह जैसे लोग जिन्होंने बीजेपी को जिस ढंग से फेंटा है, एक बड़े जनाधार वाली पार्टी बनाया है अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने, तमाम जातियों के समीकरण के जरिए, उन अमित शाह की नजर इस समय जाटव वोट पर भी लगी हुई है। उस दलित पर जो कोर वोटर है बीएसपी का, जो कैडर वोट है, अगर वो निराश होता है तो अमित शाह उसे खरीदने में कामयाब हो जाएंगे। और मेरी अपनी व्यक्तिगत जानकारी है कि कई ऐसे बीएसपी के कैडर को कहीं मोटरसाइकिल दे करके, कहीं 20,000 रुपया दे करके बीजेपी ने अपने साथ खड़ा किया है। और आज बीजेपी की जो नजरें हैं, आप जरा याद कीजिए विधानसभा के चुनाव के पहले बेबी रानी मौर्य जो
कभी आगरा की मेयर थी, उनको उत्तराखंड के राज्यपाल पद से पदच्युत करके लाया गया था और ये एक अफवाह फैलाई गई थी कि वो मुख्यमंत्री हो सकती हैं। यानी मायावती के सामने एक ऐसी ही जाटो लेडी को खड़ा किया जा सकता है, उसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और इस अफवाह के जरिए बहुत सारे वोट हासिल कर लिए गए। असीम अरुण जैसे आईपीएस अधिकारियों को चुनाव लड़ा करके जिता करके उनको मंत्री बनाया गया। ऐसे ही कई और जाटो समाज के ही लोगों को बीजेपी अपने साथ जोड़ करके और उस वोट पर नजर गड़ाए हुए है जो मायावती का कोर वोटर है। और इसीलिए बीएसपी को सावधान होना चाहिए। अगर अकेले बीएसपी चुनाव लड़ती है तो भविष्य क्या होगा बीएसपी का? मायावती के लिए गोल्डन चांस है और मैं मायावती से ज्यादा इस समाज के लिए मानता हूं और मैं वो ख्वाब देखता हूं कि जब वो तिरंगा हाथ में लेकर के फहराएंगी तब क्या ऊंचाइयां होंगी इस देश के लोकतंत्र की। सारी दुनिया में चर्चा होगी कि एक वो समाज से निकल करके आने वाली व्यक्तित्व जो महिला भी है और वो देश दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी की प्रधानमंत्री बनती है। ये ख्वाहिशें जो हैं उन ख्वाहिशों को बखूबी बहन जी समझ नहीं होंगी और इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो अमित शाह की नजरें लगी हुई हैं दलित वोट पर, उस साजिश को नाकामयाब करें बहन जी, कामयाब नहीं होने दें, अदरवाइज बीएसपी का भविष्य पर सवालिया निशान खड़े होंगे। अकेले अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो कितना वोट उनको मिलेगा? मेरा अनुमान है कि 8% से ज्यादा वोट उत्तर प्रदेश में उनको नहीं मिलने वाला है। सीट तो हो सकता है कि एक भी बीएसपी के खाते में ना आए। ऐसे में सवाल पूरे बीएसपी पर होगा, बीएसपी के भविष्य पर होगा, आकाश आनंद पर होगा कि उनका फ्यूचर क्या होगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि वो इंडिया अलायंस के साथ आए। अगर कहीं थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करना पड़े तो सीटों पर कंप्रोमाइज करना चाहिए उनको। अगर सोनिया गांधी जी, अगर इंडिया अलायंस उन्हें अपना फेस बनाना चाहता है, इंडिया अलायंस का वो फेस होती हैं, पीएम पद की दावेदार होती हैं, तो इस देश के सिर्फ वंचितों बहुजनों के लिए नहीं, इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे स्वर्णिम दिन होगा और इस अवसर को उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, अभी वक्त खत्म नहीं हुआ है, इसलिए आखिरी कड़ी में मैं आपको उस बात की तरफ भी ले जा रहा हूं कि अभी एक और तारीख है। आप लोग मुझसे नाराज भी हो सकते हैं कि क्या मैं तारीख पर तारीख देते जा रहा हूं अदालत की तरह, लेकिन राजनीति में स्विच की तरह नहीं होता है ऑन ऑफ। एक और बड़ी तारीख आ रही है 15 मार्च, मानवर कांशीराम की जयंती जब होगी। इस बीच में हो सकता है कि आचार संहिता भी लग जाए और मैं समझता हूं कि अब जो कुछ भी होना है आचार संहिता के बाद होना है। एक दो दिन के बाद अगर 15 मार्च को भी कुछ बड़ा फैसला हुआ तो अभी हमें इंतजार करना होगा। और मुझे, बल्कि इस देश के तमाम पत्रकारों को, तमाम बुद्धिजीवियों को, तमाम सोशल एक्टिविस्टों को, तमाम बहुजन समाज के प्रति, देश के लोकतंत्र के प्रति चिंतन करने वाले लोगों को, चिंता करने वाले लोगों को, जो इस देश में संवैधानिक मूल्यों को बचाए रखना चाहते हैं, जो लोकतंत्र के मस्तिष्क को ऊंचा रखना चाहते हैं, जो भारत की शान को ऊंचा रखना चाहते हैं, वे लोग भी आज मायावती की तरफ देख रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी उम्मीदों को वो नहीं तोड़ेंगी। देर भले ही हो, आचार संहिता लगने के बाद ही सही, 15 मार्च को ही सही, मायावती इंडिया अलायंस के साथ आएंगी, ये अभी भी मेरा विश्वास है। इन शब्दों के साथ ही आप सबका बहुत शुक्रिया, जितना आप मुझे स्नेह देते हैं। बस ये भरोसा बनाए रखिए। मेरी कोशिश है कि आपको राजनीति के तमाम इन मुद्दों से रूबरू कराऊं और उस तह तक पहुंचने की कोशिश करूं अपने तमाम सूत्रों के जरिए,
लेकिन कई बार राजनीति में चीजें उलटती हैं, पलटती हैं। उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होते हैं, हमारे सूत्र जिम्मेदार नहीं होते हैं, क्योंकि चीजें तो शीर्ष स्तर पर तय होती हैं और उसमें जो भी अंतर आएगा हम उन सब से आपको रूबरू कराते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।